मेरा नाम रेखा है। मैं शादीशुदा थी और मेरे 2 बच्चे थे। मेरे पति की नौकरी बहुत अच्छी थी और हमारे घर किसी चीज़ की कोई कमी पेशी नहीं थी। मेरी एक ननंद थी जिसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और उसकी एक बेटी भी थी। मगर मेरी ननंद जिसका पति मर चुका था, वह अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गई और मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। मेरा पति मुझसे ज़्यादा उसकी बात मानता। एक दिन मैंने उसे जहर खिलाकर मार दिया। अब मैं उसकी बेटी पर जुल्म करती। एक दिन मैंने उसे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। अपने पति से कहा वो किसी लड़के के साथ भागी है। अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आया था। आज पति बहुत रोमांटिक मूड में था, मुझे अपने हाथ से चाय पिला रहा था। तभी दरवाजे पर एक पार्सल आया। मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया नहीं था। जब पति ने पार्सल खोला तो मेरा दिल फट गया। पति रोता हुआ अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा क्योंकि मैंने अपने पति से सीधा सीधा कह दिया था कि वो इस घर में अपनी बहन को रख ले या फिर मुझे, क्योंकि जब से वो आई थी मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया था। उस घर की सारी खुशियां मातम में बदल गई थी। जो पति गुलामों की तरह मेरे सामने सर झुकाता था, अब मुझे इग्नोर करने लगा था। जब मैंने अपना सामान बांधा और पति से कहा मैं अपने घर जा रही हूँ, तलाक दोगे तो ठीक वरना अदालत पे बात जाएगी, तब पति मिन्नतें करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊं। वो आंखें झुकाकर बैठ गया और मिन्नतें करने लगा। तब मैं बोली ठीक है, मैं एक शर्त पर नहीं जाऊंगी। इस घर में पहले की तरह मेरा हुक्म चलेगा। तुम्हारी बहन का पति मरा है तो कोई तूफान नहीं आ गया, थोड़े समय का सदमा है, मगर यहाँ रहने के लिए उसे काम करना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। तब पति ने कह दिया ठीक है, जो तुम चाहो करो। अगले दिन मैंने खाने की टेबल पर ननद से कहा यह मेरा घर है, यहाँ रहना है तो घर के काम करने होंगे और तुम्हारी बच्ची पढ़ाई को भूल जाए, हम किसी का खर्चा नहीं उठाते। मेरा पति कुछ कहना चाहता था मगर मैंने उसे आंखों से रोक दिया। वह चुप हो गया। ननद ने धीमी आवाज में कहा भाभी बस कुछ वक्त की बात है, मैं कोई काम कर लूंगी बाहर। मैंने हंसते हुए कहा बाहर तुम, जिन्होंने कभी चाय खुद नहीं बनाई अब नौकरी करोगी। जमाना देखो, रिक्शे वाले तक सेफ नहीं रहे। तुम जैसी औरतें जा तो बिक जाती हैं या मर जाती हैं। वो एक पल को चुप रही, फिर सिर झुकाकर बोली आप जो कहेंगी वही करूंगी। मुझे उसकी यह हालत देखकर अजीब सा सुकून मिला। मैंने उसे वही कमरा दिया जो हम कभी गोदाम के लिए इस्तेमाल करते थे। दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था, एक पुराना पंखा और बिस्तर के नाम पर बोरी। यही है तुम्हारा कमरा और याद रखना सुबह 5 बजे उठना है। झाड़ू बर्तन पानी सब तुम्हारी जिम्मेवारी है। वो सर हिलाती रही, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, जैसे वो हार चुकी हो, जैसे वह जान चुकी हो कि इस घर में सिर्फ खामोशी के बदले रहने की इजाज़त है। फिर 5 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं जानती थी वह नंद ही होगी। मैंने देर से दरवाज़ा खोला। सामने वह खड़ी थी, आंखों में नींद की लकीरें, हाथों में पानी की बाल्टी। मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ खास काम है? वो झिझकी, कपड़े धोने थे, बाल्टी कहाँ रखूं? मैंने आंख घुमाकर आंगन की तरफ इशारा किया, यहाँ रख दो और हाँ, नल के नीचे पानी बहने ना देना। हमारे यहाँ पानी को ऐसे खराब करना बर्दाश्त नहीं। घर के छोटे छोटे काम भी मैंने उसे ऐसे दिए जैसे कर्ज हो। दिन की शुरुआत बर्तन मांजने से होती, फिर झाड़ू, फिर कपड़े, फिर नाश्ता बनाना, फिर सबके कपड़े इस्त्री करना। दिन भर वह किसी मशीन की तरह चलती रहती। बच्ची उसके पीछे पीछे रहती, खामोश सहमी हुई। मैंने कभी उसे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया। कहा ये घर है, चिड़िया घर नहीं। वो तीनों एक जैसे होते जा रहे थे। मैं नाश्ता करती और वह छत पर कपड़े डालती। मेरे बच्चे ट्यूशन जाते और उसकी बच्ची बाहर बैठकर माँ को बर्तन धोता देखती। कई बार वो लड़की किताब उठाए छत पर चली जाती, चुपचाप कुछ पढ़ने लगती।
एक दिन मैंने देख लिया वो छत पर बैठी कोई पुरानी किताब पढ़ रही शायद प्राइमरी की। मैं गुस्से से बोली, यह पढ़ाई लिखाई के ड्रामे बंद करो, यहाँ पढ़ने के पैसे नहीं हैं, तुम लोगों का काम सिर्फ काम है। मैंने उसकी किताब फाड़ दी। बच्ची की आंखें फैल गई और ननंद के चेहरे पर सदमा साफ था, मगर बोली कुछ नहीं, बस किताब के टुकड़े समेटने लगी जैसे अपना वजूद समेट रही हो। उस रात मैंने अपने पति से कहा, देखो मैंने तुम्हारी बहन को रख लिया, मगर उसकी बेटी को कोई गलत ख्याल आया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। बेहतर है यह लोग अपनी हैसियत में रहे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, बस कुछ दिन की बात है, कुछ संभल जाए तो चली जाएगी। मैंने कहका लगाया, कुछ दिन? यह दिनों की बात नहीं, यह बोझ सालों का है, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यह बोझ घर के सुकून को खा जाएगा। एक दिन मेरी छोटी बहन आई ही उसने नंद को देखा, हैरानी से बोली, अरे ये तो वही है ना जो अपने ससुराल में हर वक्त सोने के गहने पहनती थी। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ किस्मत देखो, अब हमारे यहाँ बर्तन मांजती है। हम दोनों की हंसी पर नंद ने नजरें झुका ली। मैंने बहन को इशारा किया, अंदर आ जाए, अंदर ही चाय पीते हैं, इसे कहती हूँ बनाए। नंद ने चुपचाप चाय बनाई। मैंने बहन से कहा, दूध थोड़ा देना, महंगा हो गया है। नंद के हाथ जरा से कांपे, शायद उसे लगा वह ताना उसके लिए है, और था भी उसके लिए। घर कैद बन चुका था, कोई मौका नहीं, कोई अपनापन नहीं, सिर्फ काम, खामोशी और बेइज्जती। मैंने उसे रसोई में हर चीज़ सिखाई, ऐसे जैसे गुलाम को हुनर सिखाया जाता है, ताकि वो मालिक का काम अच्छी तरह कर सके। एक दिन वो बहुत बीमार हुई, शरीर पर दाने निकल आए, बुखार था। मैंने कहा, दवा दारू की ज़रूरत हो तो बाहर जा सकती हो, लेकिन पैसे हमारे नहीं मिलेंगे। अपनी चीज़ें बेचो, या अपनी माँ की बाकी निशानी बेच दो। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसके हाथ में एक पुरानी अंगूठी देखी जो गायब हो चुकी थी, शायद दवा खरीदने के लिए बेच दी। रात को मैंने सुना वो बेटी के साथ धीरे धीरे कुछ कह रही थी, शायद तसल्ली दे रही थी। मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुना, हम कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन गुनहगार नहीं, किसी दिन तुम पढ़ोगी और सब कुछ बदल जाएगा। मैंने सोचा, बदलने की हिम्मत इस घर में ना उसको दी जाएगी न उसकी बेटी को। यह ताकत उस वक्त कायम रहती है जब कमज़ोर खामोश रहे। जब किसी घर में खामोशी से कोई तब्दीली आ रही हो तो सबसे पहले वो आंख पहचान लेती है जो कंट्रोल करना जानती हो। मेरी वही आंख थी। मैंने महसूस कर लिया था कि अब सिर्फ माँ नहीं, वो बच्ची भी कुछ छुपा रही है। यह छुपाना किसी गुनाह का नहीं, किसी सपने का था। सपने जो मेरी दीवारों में इजाज़त के बगैर सांस ले रहे थे। वो बच्ची जो हमेशा नीचे नजरें रखती थी, अब सीढ़ियों के कोने पर जा बैठी थी, कभी छत के दरवाजे के करीब, कभी आंगन के कोने में। पहले मैं समझती रही कि खेल रही होगी, मगर जब मैंने उसके हाथ में फटी हुई कापी और पुराने अखबार देखे तो मेरे शक ने यकीन की शक्ल अपना ली। मैंने कमरे की सफाई के बहाने एक दिन उसकी पुरानी संदूकची खोली। अंदर से आग जली किताबें, किसी पुराने रिश्तेदार की नोटबुक और स्कूल की पुरानी रीडिंग बुक निकल आई। मैंने खुद से कहा, यही कमी रह गई थी, अब यह भी पढ़ लिख कर बड़ी बनना चाहती हैं। मैंने तुरंत अपने पति के सामने गुस्से से कहा, यह बच्ची चुपके चुपके पढ़ती है, छत पर बैठी कहानी की किताब पढ़ रही थी। तुमने ही कहा था ना कि यह सिर्फ सेवा के लिए आई है, तो फिर यह वजीर बनने की तैयारी क्यों कर रही है? पति खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे ही गुस्सा निकालना था। उस रात मैंने बच्ची के हाथ से कॉपी छीनी और कहा, यह क्या है? किताबें इस घर में पढ़ने की इजाज़त नहीं। तुम्हें सफाई सीखनी चाहिए, ना कि शब्दों के पीछे भागना। नंद दौड़ी आई। उसने कहा, भाभी बच्ची है, सिर्फ पढ़ रही है, आप चाहे तो मुझसे काम दुगना ले लेना, लेकिन बच्ची को ना रोके। मैंने उसकी बात काट दी, यही तो सिखाया था तुमने, जुबान खोलनी शुरू कर दी है। कल को स्कूल जाने की जिद करेगी, फिर यूनिवर्सिटी, और फिर हमसे भी ऊंची बातें करेगी। सपने तुम्हारे ससुराल की तबाही का सबब बने थे,
उस दिन मेरा गुस्सा एक नई हद को पहुंच गया था। मैंने सबके सामने नंद को कह दिया, इस घर में सिर्फ वही रह सकता है जो मेरे असूलों पर चले। अगर तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो तो अपना घर अलग कर लो, जहाँ खामोशी से रहो। नंद खामोश हो गई। वो कुछ पल रुकी और फिर धीरे से बोली, यह बच्ची और मैं सिर्फ छत के नीचे रहने आए हैं, सपने मांगने नहीं। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बस सोचा अब दिन रात उन पर नज़र रखनी होगी। मैंने लड़की के कमरे में चोरी से झांकना शुरू कर दिया। एक रात मैंने देखा वह चांदनी रात में बैठकर फुटपाथ से उठाई गई किताब पढ़ रही थी। अंधेरे में आंखों को सुकेड़कर शब्दों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैंने फैसला किया अब इस पर पहरा लगेगा। मैंने उसे सफाई के ऐसे ऐसे काम दे दिए कि वक्त ही ना बचे। बर्तन मांजने के बाद दरवाजे धोने, कपड़े धोने के बाद फर्श धोने का हुक्म। उसके हाथों की चमड़ी फटने लगी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके जज्बात में कमी नहीं आई। वह सुबह काम करती, दोपहर धूप में कपड़े सुखाती और रात को फिर किताब तलाशती। एक दिन मैंने उसे पुराने अखबार के अंदर छुपकर कुछ लिखते देखा। शायद किसी का लिखा नकल कर रही थी। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी रही और सुना, देखना मैं एक दिन कुछ बनूंगी, सबको बताऊंगी कि हम जैसे भी हक रखते हैं सपने देखने का। मुझे यह शब्द तीर की तरह लगा। उसके बोल मेरे हुक्म को चैलेंज कर रहे थे। मैं जानती थी अब उसे सिर्फ दबाकर रखा जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। वह पढ़ाई के खिलाफ नहीं लड़ रही, वो भूख, बेइज्जती और मेरे जैसे लोगों के खिलाफ लड़ रही थी, मगर खामोशी से। मैंने तब समझा कि इल्म आग की तरह होता है, अगर सुलगने लगे तो पानी डालने से भी बुझता नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर जलता है। और वह लड़की अब सुलग रही थी। मैंने तय किया मुझे यह अपने घर में बर्दाश्त नहीं और इसका अंजाम मैं ही तय करूंगी, खामोशी से नहीं, काबू पाकर। क्योंकि पढ़ाई का ज्ञान अगर एक गुमशुदा बच्ची के हाथ आ गया तो फिर वह हमारे जैसे लोगों की नींद हराम कर देगा और मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मुझे याद है वो कुछ दिनों से चुप थी, पहले से भी ज़्यादा उसके काम में वह तेजी ना रही। एक सुबह नाश्ता देर से किया तो वह निवाले बनाने में भी हाँफने लगी। मैंने झुंझलाकर कहा, अब बीमार बनने का ड्रामा शुरू कर दिया, पहले बच्ची के बहाने अब बीमारी। उसने हल्के से सर हिलाया, बोली, कुछ नहीं, मुझे ऐसे लोग सख्त नापसंद हैं जो शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनकी खामोशी मुझे मुजरिम बनाने लगती है और मैं कसूरवार नहीं होना चाहती। मेरे पति ने एक बार पूछा, वो ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने तुरंत तेज लहजे में कहा, डॉक्टर, हमारे खर्चे पर पहले ही यह मेहमान 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अब दवा भी हम दें। अगर इतनी ही फिक्र है तो जाकर किराए के घर में रख लो बहन को। उस पर वह चुप हो गया, जैसे वह अक्सर हो जाता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अब ज़्यादा वक्त चारपाई पर गुजारती, कभी खांसती, कभी सर्दी से कांपती और मैं उसके लिए कंबल निकालने की बजाय खिड़की बंद कर देती। बच्ची हर वक्त माँ के साथ रहती, पढ़ाई भूल चुकी थी, सिर्फ माँ के सर पर पानी की पट्टियाँ रखती थी। एक दिन मैंने उसे दोपहर के वक्त छत पर से पानी लेते हुए देखा। मैंने गुस्से से कहा, नीचे आओ, तुम लोग अब दिन भर घर की छत भी घेरने लगे हो। बच्ची कुछ ना बोली, झुकी आंखों से नीचे आई, पानी का लोटा संभालते संभालते लड़खड़ाई भी। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और बिगड़ गई। नंद हाँफते हुए झाड़ू देती और फर्श पर बैठकर कपड़े धोने लगती। मैं जानबूझकर उसके हिस्से के काम कम ना करती, क्योंकि मेरे लिए कमजोरी का मतलब बहाना था और मैं बहाने बर्दाश्त नहीं करती थी। एक दिन वह नाश्ता बना रही थी कि चूल्हे के पास गिर गई। मैं किचन में गई, देखा तो बच्ची रोती हुई माँ का चेहरा साफ कर रही थी। मैं पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाई, फिर कहा, यह सब ड्रामा है, अगर वाकई तकलीफ होती तो बोलती, काम ना करने का बहाना है। पति ने जब पूछा तो मैंने साफ कह दिया, यह ड्रामे हैं,
ब्लैकमेल करने के लिए हैं, और अगर अस्पताल ले गए तो हम पर इल्ज़ाम आएगा कि हमने जुल्म किया। बेहतर है ये सब घर में ही निपटा लिया जाए। रात के वक्त नंद की सांस लेने की आवाज़ें बदलने लगी। वह गहरी लंबी सांसें ले रही थी जैसे हवा खींच रही हो। बच्ची बार बार पानी दे रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, पाँव दबाए जा रही थी। मैं दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी लेकिन अंदर ना गई। मुझे लगा सुबह तक संभल जाएगी, मगर सुबह आई और वो संभलने की बजाय खामोश हो चुकी थी। जब बच्ची ने चीख मारी, माँ उठो, माँ आंखें खोलो, तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो जा चुकी है। मैं कमरे में गई और उसकी लाश को देखा, चेहरा सुकून से खाली और आंखें बंद। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई थी और बार बार कह रही थी, माँ मैं पढ़ाई नहीं मांगूंगी, सिर्फ आंखें खोलो। मैंने लोगों को बुलाया, मोहल्ले वालों को बताया, सब आए, अफसोस किया और चले गए। मैंने खुद उसके संस्कार का बंदोबस्त किया, ना दिल से ना दिखावे से, बस जैसे कोई काम पूरा किया जाता है। पति ने आखिरी दीदार किया लेकिन कुछ ना बोला। शायद उसे अंदाजा था इस घर की खामोशी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। बच्ची अब खामोश थी जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। मैंने उससे कहा, अब सिर्फ मेरी बात सुनो, अब अगर यहाँ रहना है तो सर झुकाकर रहना, बगैर किसी जिद या सवाल के। वो कुछ ना बोली, बस माँ की तस्वीर की तरफ देखती रही। मैं जानती थी कि नंद की मौत मेरे हाथ से नहीं हुई, वक्त ने मारा है, लेकिन यह भी सच है कि वक्त को धक्का मैंने दिया था और अब यह बच्ची पूरी तरह मेरे हाथ में थी। वो बच्ची नहीं रही थी, जुबान हो चुकी थी, कद निकल आया था, चेहरे पर वो मासूम चमक थी जो नज़रें खींचती हैं। मैंने कई बार देखा मेरे बेटे की नज़र भी उस पर पड़ती। एक दिन आंगन में वह कपड़े फैला रही थी और मेरा बेटा छत से उसे देख रहा था। मैंने तुरंत उसे बुलाया, कितनी बार कहा है किताबों पर ध्यान दो, छत पर खड़े होकर वक्त खराब मत किया करो। वो चौंका, मगर मैं जान गई कि मामला अब सिर्फ नज़र तक नहीं रहेगा। उसी शाम मैंने लड़की को किचन में बुलाकर कहा, तुम्हें घर के कपड़े पहनने हैं, इन जैसे फ्रॉक और दुपट्टे में मत आया करो, हमारे घर के असूल हैं, उनका ख्याल रखना सीखो। उसने अदब से सर हिलाया लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो समझ चुकी है मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब वो मुझे चुभने लगी थी। किसी और की बेटी मेरे घर में बैठकर मेरे बेटे को अपनी तरफ आकर्षित करे, यह मैं किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया, अपने भाई पर नज़र रखो, अगर वह इसके करीब आए तो मुझे तुरंत बताओ। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने लड़की को आंगन में देखा, मेरा बेटा उसे पानी दे रहा था, सिर्फ पानी, लेकिन वही एक पल मेरे लिए काफ़ी था। मेरे अंदर की औरत और माँ दोनों गायब हो गई थी। शाम को जब सब घर वाले खाने के लिए जमा हुए, मैंने मौका देखकर हमला किया, बस बहुत हो गया, अब यह सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसे पाल पोस कर जहाँ जगह दी वही अब इज्जत के दर पर हो गई। तुम सबके सामने बताओ, क्या तुम्हें मेरे बेटे से कोई ताल्लुक है? घर में खामोशी छा गई। लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो घबरा गई, मगर उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई उसके हक में बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पति ने एक लम्हे के लिए आंख उठाई, फिर सर झुका लिया। बेटा खामोश रहा, शायद सच जानता था, लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत ना थी। वो लड़की बस इतना बोली, भगवान की कसम है मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी बात काट दी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने तुम्हें छत दी, रोटी दी, इज्जत दी, और तुमने हमारे बेटे को फंसाने की कोशिश की। वो फिर कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैंने हुक्म दिया, अभी के अभी यह घर छोड़ो, तुम जैसी लड़की हमारे घर की इज्जत के लिए खतरा है। वो खामोशी से पलटी,
उसकी चप्पल कमरे में ही रह गई। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे धक्के के बगैर ही बाहर कर दिया। गली में रात का वक्त था, हवा तेज चल रही थी और दरवाजे बंद हो रहे थे, मगर वह रुकी नहीं। कुछ कदम चली, फिर पलट कर घर की तरफ देखा, शायद आखिरी बार, फिर आगे बढ़ गई। मैं दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, इज्जत सिर्फ घर की चार दीवारी से नहीं, किरदार से बनती है, और तुमने वो खो दी है। रात देर तक मैं पति के कमरे में खामोश बैठी रही। उन्होंने ना सवाल किया, ना बातचीत की। मुझे पता था अंदर कहीं उनके दिल में कोई दर्द तो जरूर होगा, मगर जुबान पर लाना उनके बस का नहीं था। मैं जीत चुकी थी, क्योंकि खामोशी भी मेरी फतेह की मोहर थी। अगले दिन मेरे बेटे ने नाश्ता छोड़ दिया। मैंने कहा, जो माँ की इज्जत ना समझे वो भूखा ही रहे तो बेहतर है। वो कुछ ना बोला, लेकिन उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती, जैसे वह सोच रहा हो कि कल जो निकली थी वो अब कहाँ होगी। 2 दिन हो चुके थे, वो लड़की दरवाजे से जा चुकी थी और मैंने कभी पलट कर नहीं देखा, लेकिन मोहल्ले की बातों में उसका जिक्र जरूर होता था। रात को किसी ने बताया उसे नाले के किनारे बैठे देखा। किसी ने कहा बस अड्डे के पीछे एक पेड़ के साए में लेटी थी, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे दरवाजे से जो निकलता है वो मेरे ख्यालों से भी निकल जाता है। मुझे बस इतना यकीन था कि वो लड़की अब सड़कों पर है। मेरे बेटे ने एक बार धीरे से पूछा, माँ वो भूखी है? मैंने सख्ती से कहा, जिसमें गैरत हो वो भूख बर्दाश्त करता है, सवाल नहीं करता, और जिसमें सवाल हो वो इज्जत के काबिल नहीं होता। तीसरे दिन सूर्य थोड़ा नरम था। वो सड़क के किनारे बैठी थी, जिस्म कमज़ोर, मगर आंखों में अब भी चमक थी। अचानक एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ, अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम जोगिंदर की बेटी हो? वो चौंकी, नज़र उठाकर देखा। एक नरम चेहरा, बारी मूछें, उम्र की झुर्रियाँ, मगर आंखों में पहचान। मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। हमने एक साथ कारोबार शुरू किया था। बाद में वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तुम्हें पहचानने में देर नहीं लगी। वो खामोश रही, हल्का सा सर हिलाया, जैसे वह नाम जानती है। उस आदमी ने कहा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, सिर्फ बेटी समझकर। वो एक पल को रुकी, फिर गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि सड़क पर अब और कुछ बचा नहीं था और उस चेहरे में धोखा नहीं, अतीत का अक्स नजर आ रहा था। जब वह उस घर पहुंची तो छोटा सा दरवाजा, साफ सुथरा आंगन और एक मुस्कुराती औरत ने दरवाजा खोला। यह जोगिंदर जी की बेटी है, अंदर आओ बेटा, तुम्हारे लिए कमरा तैयार है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ता खून से नहीं, नियत से जुड़ता है। उस औरत ने उसके हाथ पकड़े, गर्म दूध का गिलास दिया और कहा, बेटी अब आराम करो, जो तुम पर बीता वो अब पीछे रह गया। अगले दिन उसे नए कपड़े दिए गए, बालों में तेल लगाया गया और वह शीशे के सामने खड़ी थी। सालों बाद उसने अपने आप को इंसान की तरह महसूस किया। खाने की मेज पर सबने उसे बेटी कहा और वो एक शब्द भी ना बोली, सिर्फ नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे शुक्रगुजार हो, मगर शब्द उसके पास ना हो। उसी घर के मर्द जो उसके पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने कहा, हम तुम्हें दोबारा पढ़ाएंगे। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम वकील बनो, हम उनका सपना पूरा करेंगे। वो चुप रही, लेकिन आंखों में रोशनी आ गई। पढ़ाई दोबारा शुरू हुई, पहले पुराने स्कूल से, फिर नए स्कूल में दाखिला। सब हैरान थे। एक लड़की जो सड़क पर मिली, अब किताबों में छुपी बैठी थी। वह दिन भर मेहनत करती, रात को चुप्पी से अपने कमरे में पढ़ाई करती। घर वाले उस पर फख्र महसूस करने लगे। कभी कभार मुझे ख्याल आता, वो बच्ची अब बदल चुकी होगी, लेकिन जो चुप रहकर जीता है वो शोर मचाकर बदला नहीं लेता, वो सिस्टम बदल देता है। और वही अब होने जा रहा था। मेरे घर से निकाली गई, नंगे पांव गलियों में निकाली गई लड़की अब दोबारा कदमों पर खड़ी हो रही थी, और वह कदम इस बार सीधा भविष्य की तरफ जा रहे थे। खामोशी से, बकार के साथ। मैं समझती थी कि एक बार दरवाजे से निकाल दी जाए तो कोई भी लड़की गिर कर रह जाती है,
मगर कुछ दरवाजे बंद करने से सड़क खत्म नहीं होती, रास्ता बदल जाता है। वही लड़की जिसे मैंने अपने घर से निकाला अब कहीं और, किसी और छत के नीचे, ना सिर्फ सुरक्षित थी बल्कि आगे बढ़ रही थी। मुझे किसी मोहल्ले वाले ने बताया जोगिंदर की बेटी अब वापस स्कूल जा रही है, रोज यूनिफॉर्म में नजर आती है, बाल ठीक से बंधे होते हैं, फाइल हाथ में होती है। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट तो रखी मगर अंदर कहीं एक चुभन जरूर थी। मेरे पति ने एक दिन अखबार का एक सफ़ा मुझे दिखाया, यह देखो यह वही लड़की लगती है। यहाँ लिखा है कि यह 3 बच्चियों ने इंटर में बोर्ड में टॉप किया। मैंने अखबार को एक साइड रख दिया जैसे कोई फजूल बात हो। कहाँ अखबार तो रोज नई कहानियाँ छापता है, क्या पता यह भी बस ऐसी ही हो। मगर मैं जानती थी यह वही है। मैं जानती थी मेरे लिए सब सुनना आसान नहीं था। मेरे अपने घर में मेरे बेटे की हालत खराब होने लगी थी। वो दिन रात गलियों में लड़कों के साथ घूमता, मोबाइल पर घंटों बातें करता और रात गए आता। मैंने कई बार पूछा कहाँ रहते हो, यह कोई वक्त होता है आने का। वो सिर्फ दरवाज़ा बंद करता और कुछ ना कहता। वही वक्त जब मैं अपने घर को संभालने में नाकाम हो रही थी। वह लड़की अब कानून की रक्षक बन चुकी थी। कॉलेज की दीवारों में उसकी मेहनत की गूंज थी। उसके लेक्चर सुनने लोग दूर से आते, प्रोफेसर उसकी तारीफ करते। ऐसी बेटी अगर किसी के घर में पैदा हो तो खानदान की नस्ल संवर जाए। एक दिन किसी ने बताया अब वो प्रैक्टिस कर रही है, वकील बन गई है। मैंने खुद को तसल्ली दी, ठीक है वकील तो बहुत बनते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन बात यह नहीं थी कि वो वकील बनी, बात यह थी कि वह अपनी मर्जी से अपनी पढ़ाई के दम पर बनी। मेरा बेटा अब घर आकर बहस करने लगा था, माँ आप हर वक्त दूसरों की जिंदगियों में क्यों झांकती रहती हो, कभी खुद पर भी नज़र डालें। मैंने गुस्से में कहा मैंने तुम्हारे लिए सब किया, तुम्हारे लिए ही उस लड़की को घर से निकाला ताकि तुम्हारा ध्यान ना भटके, और तुमने आज उन्हीं बातों को ताना बना दिया। उसने सर झटक कर कहा आपने जो किया वह अपनी सोच के मुताबिक किया। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, आपके असूलों पर नहीं। मैं खामोश हो गई क्योंकि उस दिन मुझे लगा मेरा अपना बेटा भी मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है। कुछ महीने बाद मैंने सुना वो अब जज बन गई है। मैंने चौंक कर कहा जज, यह कैसे हो सकता है। पति ने सर हिलाया। सुना है कम उम्र में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली औरत बन गई है, सब तारीफें करते हैं उसकी। मैंने अखबार में उसका इंटरव्यू पढ़ा। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे खामोशी में जीना सिखाया और कानून ने मुझे इंसाफ से जीतना सिखाया। ये वो शब्द था जिसने मुझे रात देर तक सोने ना दिया। मैंने सोचा मैंने जिसे कमज़ोर समझकर निकाला वो सबसे ताकतवर बन गई। अब वो किसी अदालत की कुर्सी पर बैठी थी, जज बनकर फैसला करती, कानून पर अमल करवाती, और मैं रोज़ अपने बेटे के मोबाइल पर किसी नई परेशानी का सामना करती। स्कूल से निकाला जा चुका था, मोहल्ले में बदनाम हो चुका था और अब घर में दरवाज़ा बंद करके दिन गुजारने लगा था। घरों को सिर्फ दीवारें नहीं बचाती, किरदार बचाते हैं, और जब किरदार डूबने लगे तो दीवारें सिर्फ तमाशा देखती रह जाती हैं। मैंने अपना बेटा बहुत नाजों से पाला था, अपने ख्वाबों का अक्स उसकी आंखों में देखा था। लेकिन जब वो दिन आया कि पुलिस मेरे दरवाजे पर आई तो मुझे लगा मेरी सारी इमारत ज़मीन बंजर हो गई है। पुलिस वाले ने कहा आपका बेटा कुछ लड़कों के साथ हिरासत में है, छापे के दौरान एक होटल से पकड़ा गया है। इल्जाम है कि वो अगवा और जाति में शामिल गिरोह के साथ पाया गया है। मैंने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। यह वो शब्द था जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मैंने रोका टोका, कभी समझाया, कभी डराया, मगर यह सब काफ़ी नहीं निकला। वो मुझसे दूर हो चुका था, लेकिन इतना दूर यह सोचा ना था। पुलिस वाले ने कहा अदालत में केस चलेगा, अगर लड़का बेगुनाह हुआ तो छूट जाएगा, वरना सज़ा तय है। मैं थाने पहुंची। मेरे बेटे को हथकड़ी में देखकर कलेजा मुंह को आ गया। वो नज़रें झुकाकर बैठा था, जैसे खुद भी जानता हो कि वो कहाँ खड़ा है।
मैंने उसे झिंझोड़ा, यह क्या कर दिया? किसकी संगत में चले गए थे? क्या मैंने यह दिन देखने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? वो बोला, नहीं, बस एक ठंडी सांस भरी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग दोस्त थे और मैं बस साथ था। मैं पुलिस वाले पे चीखी, यह गलत है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उस पर इल्ज़ाम झूठा है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा ना था जो मेरी बात पर यकीन करता। मैं वही औरत बन चुकी थी जो अब दरवाज़ों पर खड़ी रहम मांग रही थी। अदालत का दिन आया। मैंने दुपट्टा सर पर लिया, अपनी हैसियत से ज़्यादा सादे कपड़े पहने, दिल में दगा, जुबान पर सच और हाथों में बेटे की तस्वीर। मुझे नहीं पता था कि जिस अदालत में इंसाफ मांगने जा रही वहाँ मेरे अतीत का हिसाब भी खुला रखा होगा। मैं अदालत का कमरा नंबर 8 में दाखिल हुई। कदम जैसे बोझ बन चुके थे। बेटे के साथ आई थी, केस आखिरी मरले में था, लेकिन दिल में डर अपनी जगह पर कायम था। कमरे में खामोशी थी, मगर जैसे वक्त खुद चलना भूल गया था। जैसे ही जज अंदर दाखिल हुई, मेरी नज़रें उसकी तरफ उठी और वहीं जम गई। चेहरा वही था, लेकिन अंदाज बदल चुका था। अब ना वो घर के किसी कोने में दबक कर बैठने, ना मेरी आवाज़ से लरजने वाली। अब वो अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठी थी जैसे इंसाफ की देवी हो। मैं हक्की बक्की रह गई और जुबान खुश्क हो गई। जज बन चुकी थी वह, और मैं उसके सामने एक मुलजम की माँ। मेरे बेटे ने भी पहचान लिया। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी, शायद वह भी जानता था कि वह लड़की कौन थी। मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई हाव भाव ना देखा, ना कोई मलाल, ना कोई गुस्सा, ना ही कोई हमदर्दी। सिर्फ कानून बोल रहा था। इसका केस शुरू हुआ। गवाह पेश किए गए, पुलिस अफसर ने बयान दिया और गवाह पेश किए गए। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती रही और बार बार बेटे की तरफ देखती थी जो सर झुकाए बैठा था। वकील ने सफाई में कहा, मेरा मुवक्किल मौके पर मौजूद जरूर था, मगर उसने किसी हरकत में दखल अंदाजी नहीं की। दूसरे वकील ने कहा, हालात के अंदर मौजूदगी भी जुर्म के दायरे में आती है, खास तौर पर जब वो लोग पूरी तरह से मुजरम हो। जज ने अपनी नज़रें फाइल पर जमाई। उसकी आंखें बारीक शीशे के चश्मे के पीछे थमी हुई थी, जैसे हर शब्द, हर नुक्ता और हर पहलू को दिल से नहीं दिमाग से परखा जा रहा हो। कभी कभी वो सर उठाकर सवाल करती, उस वक्त के कैमरा फुटेज में यह लड़का किसी वारदात पर मौजूद है क्या? उसका कोई सबूत है कि यह वाकया में शामिल नहीं था? इन सवालों में कोई जाति जज्बा नहीं था, सिर्फ कानूनी तकाजे थे। अदालत में मौजूद लोग मुझे देखते, फिर उसे शायद सबको यही सवाल था कि यह कैसे मुमकिन है जिसे इस औरत ने बेइज्जती से निकाला था, वो आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर बगैर किसी रहम के फैसला कर रही थी। फैसला सुनाने का वक्त आया। जज ने नज़रें सब पर डाली, फिर फैसला पड़ा। मुजरिम इस जुर्म में शामिल नहीं पाया गया, मगर उसकी मौजूदगी गैर मुनासिब है। कानून ऐसे मौके पर कार्रवाई की इजाज़त देता है, लेकिन क्योंकि सबूत उसके खिलाफ नहीं, लिहाजा उसे इज्जत के साथ बरी किया जाता है। बाकी उसके साथ पूरी तरह जुर्म में शरीक पाए गए और उन्हें पूरी सज़ा सुनाई जाती है। अदालत के कमरे में खामोशी छा गई। मैंने उसी समय कहा, भगवान तेरा धन्यवाद है, मगर मेरी आंखों में शर्मिंदगी की चुभन ज़्यादा थी। मेरी नज़रों ने दोबारा जज की तरफ देखा और इस बार दिल की आवाज़ आई। यह वही पल था जिससे मैं हमेशा भागती रही। मैंने देखा वो अपनी फाइल बंद कर चुकी थी। उसकी आंखों में जीत नहीं, सुकून था, जैसे वो सिर्फ अपना फ़र्ज पूरा करके जा रही हो। कोई गुरूर नहीं, कोई ताना नहीं, सिर्फ खामोशी, वही खामोशी जो उसने मेरे घर के दरवाजे पर सह कर गुजारी थी। आज अदालत की मेज पर पूरी शान से खड़ी थी। अदालत बर्खास्त हुई, लोग उठे, वकील फाइलें समेटने लगे। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही, जैसे कदमों ने ज़मीन छोड़ दी हो। बेटे ने धीरे धीरे से मेरा बाजू पकड़ा। चलिए माँ, मैं उठी, मगर सर झुका हुआ था। बाहर निकलते हुए एक रिपोर्टर ने मेरे बेटे से सवाल किया, आपको कैसा लग रहा है? जज वही लड़की निकली जिसे आपकी माँ ने घर से निकाला था। उसने बगैर कुछ कहे सिर्फ इतना कहा, वो जज नहीं, हमारे अतीत का शीशा है।
अदालत से बाहर आते हुए कदम खुद से भारी हो चुके थे। मेरे बेटे ने गाड़ी की तरफ इशारा किया, मगर मैंने कहा मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। मैं इमारत के पिछली तरफ बने लॉन में जाकर बैठ गई। वहाँ सब, खासकर एक वकील, अपने शागिर्द को कानून के नुक्ते समझा रहा था। वही फासले पर एक माँ अपने बच्चे को चुप करा रही थी। जिंदगी रोज की तरह थी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी आम नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ वो लड़की जिसे मैंने अपने घर से धुतकारा था और आज वह कानून की कुर्सी पर बैठी थी। दूसरी तरफ मेरा बेटा था जो गुनाह के रास्ते से लौटा था, लेकिन विश्वास खो चुका था। मुझे फैसला करना था कि क्या मैं इस बेइज्जती को अंदर ही अंदर सहूं, या उससे नजरें मिलाकर अपनी हार को कबूल करूं। मैंने फैसला किया कि मैं उससे मिलूंगी। इस बार दरवाज़ा मैं नहीं बंद करूंगी, उसकी दहलीज पर खुद जाऊंगी। अब जज के चेंबर की दहलीज पर मैंने कोर्ट ऑफिस में जाने की इजाज़त मांगी। क्लर्क ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे अंदाज़ा लगा रहा हो कि मैं कौन हूँ। फिर अंदर मैसेज भेजा। कुछ देर बाद इजाज़त मिली, दरवाज़ा खुला, मैं अंदर दाखिल हुई। वो बैठी थी अपने ऑफिस डेस्क के पीछे, बाल बंधे हुए, फाइलें तरतीब से रखी हुई। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने सर उठाया और फिर खामोशी से मुझे देखने लगी। आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वह जानती थी कि मैं आऊँगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ जोड़ लिए। मैं वही हूँ जिसने तुम पर जुल्म किए, ताने दिए, तुम्हें घर से निकाला। आज तुम जिस मकाम पर हो वो तुम्हारी मेहनत है, लेकिन मेरी शर्मिंदगी भी, मुझे माफ़ कर दो। उसने नज़रें हटाए बगैर कहा, बैठ जाएं मामी, पानी लीजिए। वही लहजा, वही नरमी, मगर अब उसमें जज्बा था। मैं बैठ गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, मेरी झूठी शान ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारे हक को अपनी इज्जत का मामला बना लिया, तुम्हें घर से निकाला, और आज मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। तुमने इंसाफ किया, बदला नहीं लिया। यही तुम्हारा बड़प्पन है। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो कुछ हुआ वो सब गुजरा हुआ कल है। अतीत को दोहराना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा मकसद इंसाफ था, बदला नहीं। मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। मैंने लरजते हुए कहा, आज अगर तुम चाहो तो मुझे जलील कर सकती हो, सजा दे सकती हो, सब कुछ मुझसे छीन सकती हो। तुमने सिर्फ इंसाफ किया, कोई ताना नहीं दिया। वो खामोश रही। कुछ लम्हों बाद मैंने कहा, चलो वापस घर चलो, जो कुछ हुआ भूल जाते हैं। तुम उस घर की बेटी हो, अब घर वापस आ जाओ। इस बार उसने नजरें नीचे कर ली और धीरे से कहा, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ वापस जाना खुद से बेवफाई है। आपने जो किया उसने मुझे मजबूत जरूर बनाया, लेकिन इस घर की दहलीज पर मेरे लिए कभी अपनापन नहीं था। अब मुझे वहाँ वापस जाकर फिर वह सब नहीं दोहराना। मैंने उससे कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें खो दिया, बेटे को बिगाड़ दिया, पति खामोश हो चुका है और मेरी बेटी मुझसे आंख नहीं मिलाती। मैं सबकी नज़रों में हार चुकी हूँ। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, मामी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जो इज्जत एक बार टूट जाए वो कभी वैसी नहीं रहती। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं देती, बल्कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे वो मुकाम हासिल करने पर मजबूर किया जिसका मैं सिर्फ सपना देख सकती थी। मैं चुप हो गई। दिल में कई बातें थीं, मगर जुबान पर सिर्फ पछतावा रह गया। चैम्बर की घड़ी की सुइयां चल रही थी, जैसे वक्त मेरी बेबसी पर हंस रहा हो। मैंने खुद को संभाला, पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते हुए पलट कर कहा, अगर कभी मेरा दरवाज़ा खटकाओ तो यह जान लेना कि अब मैं तुम्हें धुतकारूंगी नहीं। उसने धीरे से कहा, अब मुझे दरवाजे नहीं खटखटाने, मैं जहाँ जाती हूँ दरवाजे खुद खुलते हैं। मैं बाहर आई। धूप तेज थी, मेरी आंखें जलने लगी। शायद रोशनी अब ज़्यादा लगने लगी थी, क्योंकि सच सामने खड़ा था और मैं उसके सामने कमज़ोर थी। मैंने सोचा शायद यह इज्जत थी या बदला था, लेकिन सच तो यह था कि यह इज्जत थी, रहम था, बल्कि वही जो मैंने कभी किसी को नहीं दी। और आज जब उसने मुझे वो इज्जत दी जो मैंने कभी किसी को नहीं दी, माफ़ी, पछतावा और खामोशी,
तब जाकर समझ आया कि असल इंसाफ वही होता है जो दुश्मन के लिए भी बराबरी का हो। अब मैं जान चुकी थी कि मैं हार गई और वह जीत गई, मगर बगैर लड़े बगैर बोले, सिर्फ इज्जत से। जब किसी के माथे से बदनामी का दाग हट जाए और वह इज्जत की जुबान बोलने लगे तो दुनिया का रवैया खुद ब खुद बदल जाता है। वही लड़की जिसे मैंने दरवाजे से निकाला था अब हर महफिल में इज्जत से बुलाई जाती थी। लोग उसका जिक्र फख्र से करते थे। मैं अक्सर सुनती कितनी अच्छी जज है, फैसले ऐसे करती है जैसे खुद पर गुजर रही हो। टीवी पर उसका इंटरव्यू चलता तो मैं आवाज़ कम कर देती जैसे खुद से नजरें चुरा रही हो। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हर शब्द मेरे खिलाफ गवाही दे रहा हो, लेकिन वो कभी मेरे बारे में बोली नहीं। यही उसकी खामोशी उसकी जीत थी। ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।